आपने फ्री हैंड दे दिया नरवाणे जी को, तो चाइना को उन्होंने पीछे धकेल दिया। आपने अमित शाह को फ्री हैंड दे दिया, तो अमित शाह ने नक्सलवाद को समाप्त प्राय कर दिया। लेकिन साहब, आप उन्हीं अमित शाह को पश्चिम बंगाल में फ्री हैंड क्यों नहीं दे रहे? या फिर आप योगी जी को इस चंद्रशेखर रावण के विरुद्ध फ्री हैंड क्यों नहीं दे रहे? ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिनका यदि उपचार हो जाए तो लगभग 90% बीमारियों का उपचार भारत में हो जाएगा। कल एक दलित समाज के राष्ट्रवादी का बंगाल से मुझे फोन आया। उन्होंने कहा कि हमने विपरीत परिस्थितियों में भी अभिषेक दादा सनातन को नहीं छोड़ा है। मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं, सरकार हमारे विरुद्ध है, हमें विश्वास अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी पर भी है। कठिन समय है, वोट कितने लोग नहीं दे पाते हैं, फिर भी मेरा मानना है। उसके बाद मैं कुछ सुनवा देता हूं सर। एक ये वीडियो है, ठीक है, दलित समाज का ही व्यक्ति है। सभी को संत रविदास जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संत रविदास जी एक ऐसे, अब दलित समाज का ये व्यक्ति अगर जय संविधान और साथ में जय मनुस्मृति दोनों कर रहा है, तो ये समझ रहा है कि जिन अंबेडकरवादी या चंद्रशेखर का ये जो कोर ग्रुप है जो हमें करना चाहता है, या फिर मिशनरीज जो कन्वर्ट कराना चाहते हैं, ये हमारे शत्रु है। इसी प्रकार से एक आदिवासी समाज की बच्ची ने अपने बाल का मुंडन करवा लिया है। सर्रा समाज से आती, वो कहती है कि भाई हमारे आराध्य है आदि शंकर। चूंकि आदिवासी समाज की मैं हूं, तो आदि शंकर महादेव, देवाधिदेव महादेव हमारे आराध्य देव रहे हैं। हम लोग को मिसगाइड किया जा रहा है। हम लोग शुरू से सिर्फ प्रकृति पूजक नहीं रहे हैं, हम लोग सनातन धर्म ही हैं और मिशनरियों के विरोध में। तो कुछ नकारात्मक चीजों को देखने बाद पॉजिटिविटी। अब क्या अमित शाह जी को बंगाल के अंदर फ्री हैंड दे देना चाहिए? उसी दिन दे देना चाहिए था जिस दिन ईडी के अधिकारियों के सामने फाइल उड़ाती हुई ममता बनर्जी लेगी। लेकिन मुझे यहां पर लगता है कि अमित शाह ने उनको अलग उलझाए रखा है कि ठीक है, आप अरविंद केजरीवाल जैसे दौड़ रहे थे यहां से वहां, वहां से आप पूरे चुनाव में। ममता बनर्जी भी बंगाल में इस वक्त चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं हो, वो तो दिल्ली में बैठी हुई है। उसका पूरा इकोसिस्टम दिल्ली में बैठा हुआ है, बंगाल में कहां है एक्टिव है। तो एक ये, अब मैं चुनावी स्ट्रेटेजी में नहीं जाऊंगा क्योंकि अमित शाह जी का अपना स्ट्रेटेजी होता है, मोदी जी का अपना स्ट्रेटेजी होता है, और वो मुझसे इस काम को सर्टेनली बहुत बढ़िया जानते हैं। मेरा ये मानना है, ये मेरा विचार हो सकता है कि बंगाल के अंदर टीएमसी को उसी भाषा का, मतलब उसी भाषा में उत्तर देना चाहिए जो योगी जी की भाषा है, और कोई विकल्प नहीं है। योगी जी ने जब कहा कि 24 घंटे के अंदर अवैध भूमि पर कब्जा करने वाले लोग अपना दावा छोड़ दें वरना बहुत बुरा होगा, लोगों ने अपना अवैध रूप से कब्जे का घर तोड़ना शुरू कर दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की वाणी मात्र से भूमाफियाओं के पैंट गीले हो जाए, पतलून गीले हो जाए? और स्वयं आप देखिए, अमित शाह जी ने, छत्तीसगढ़ के लोगों से मैं मिला था जो प्रभावित थे, कुछ उड़ीसा के लोग आए हुए थे अभी कुछ दिन पहले, होम मिनिस्ट्री का जब कार्यक्रम था, उन लोगों ने जो नक्सल का प्रभाव झेला है वो इतने प्रसन्न थे कि अमित शाह जी ने उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जीवन हमारा अब सुखमय हो गया। किसी के पिता को मार दिया गया, किसी के भाई को मार दिया गया, किसी का हाथ पांव काट दिया गया, ये वास्तविकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को ऐसा लगता है कि हर चीज जो है कि देखो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, हम प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो ये टोन आपको 10 साल सिंपैथी दिलाएगा। वो भेड़िया वाली बचपन में कहानी पढ़ी थी ना, कि भेड़िया है, गांव वाले आ गए बचाया। बाद में कोई सिंपैथी नहीं देगा, बाद में लोग कहेंगे कि भाई
कूट क्यों नहीं रहे हो? और अब वही समय आ गया। मोदी जी और इनकी टीम को स्वयं निर्णय लेना है। सक्षम लोग हैं, सब कुछ जानते हैं, भौगोलिक स्थिति देश की जानते हैं। अभी उन्होंने बार बार बयान दिया है कि डेमोग्राफी पर वो काम कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि काम नहीं कर रहे, कार्य होते हुए वो दिख रहा है कि बदलती डेमोग्राफी पर ये लोग सीरियस तो कम से कम दिख रहे हैं। तो समय देना पड़ेगा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सेनापति वही है, हम लोग तो सिपाही हैं, चल देंगे पीछे। आपने योगी जी वाले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, योगी और चंद्रशेखर। मैंने जानबूझ के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसका कारण ये है कि भस्मासुर को आशीर्वाद किसने दिया? सर, मेरे इस प्रश्न का आप एडमिनिस्ट्रेशन में, भस्मासुर को आशीर्वाद किसने दिया? सर, इसका उत्तर आप दे दीजिए, कहानी पूरा पता चल जाए। चलिए, हम वरिष्ठ हमारे जो हैं, आप भी उत्तर नहीं देंगे। आप हमारे वरिष्ठ ओंकार जी से पूछ लेते हैं कि साहब ये भस्मासुर तो आपके क्षेत्र का है, आपके पास अड़ोस पड़ोस का है, इसको आशीर्वाद ऊपर से किसका है? समय होत बलवान, समय का इंतजार करिए। भाई, मुझे तो ये पता है, अंदरूनी सूत्रों से पता है कि योगी जी के हाथ बांधे हुए चंद्रशेखर का कोई भी, जिसने भी हरकत की, मनुस्मृति जलाई या गालियां वालियां दी, सबके खिलाफ एफआईआर हुए, सब अंदर गए। 71 ये लोग। चंद्रशेखर बचा रहता है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, राज्यसभा की बात थी, और शायद वो वीडियो मिल भी जाएगा अगर तलाश करेंगे। मायावती तुनक करके किसी बात पर सदन छोड़ करके चली गई थी, और उसके बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा भी भेज दिया, तमाम चीजें, वो नाटक नौटंकी हुई। कहाँ हैं आज बहन जी? बहन जी का एकमात्र राज्यसभा सदस्य बचा हुआ है, जो अक्टूबर नवंबर में रिटायर होने वाला है। उसके बाद दोनों सदनों में कोई नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में एक विधायक है, 403 के सदन, अपने दम पे है वो बलिया वाला जी। तो इसलिए मैंने कहा कि समय होत बलवान, समय का थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए हमें। ये जितने उछल रहे हैं, समय के साथ साथ ये सब शांत होने वाले हैं। जैसे इस व्यक्ति को मध्य प्रदेश में तो पूरा प्रश्रय मिला हुआ है, इसके चमचों पर, इसकी जो भीम आर्मी है, इसके किसी को भी वो कुछ भी करते रहे, कोई एक्शन नहीं होता, कोई एफआईआर नहीं होती। उत्तर प्रदेश में इसके चमचे और जो हैं वो डर के रहते हैं, कुछ भी हरकत करते हैं तुरंत पकड़े जाते हैं। एक बार बता रहे थे अनुपम जी कि प्रयागराज में ये स्वयं पहुंचा था वहां पे कुछ करने के लिए, इसके पूरे गैंग को की जम के खातिर तवज्जो करके और अंदर बंद कर दिया गया, और ये वहां से ये कह के भागा है कि ये मेरे लोग नहीं है। वो लड़की है, वो रोहिणी घावरी, वो लगातार इसके ऊपर आरोप लगा रही है और इसका कुछ नहीं होता। और किसी के ऊपर इस तरह का आरोप लगाते तो वो मी टू करके, पता नहीं जो वो आपका वो चला था, वो करके पता नहीं क्या क्या हो जाता। ये बिल्कुल इम्यून है। वाई कैटेगरी की इसको सुरक्षा और दे दी गई है। ये आके जो है वो पुलिस वालों से, अधिकारियों से तू तड़ाक करके बात करता है, गालियां तक दे लेता है, फिर भी इसका कुछ नहीं होता। मैं तो इस चीज से चिंतित हूँ कि भाई ये दूसरा जो है इन्होंने खड़ा कर दिया है एक कि साहब हम जाटवों के वोटों में कुछ विभाजन कर देंगे। तो ये एक पॉलिटिकली भी, मान लीजिए अगर इसको देखा जाए तो क्या ये पॉलिटिकली भी एक समझदारी का काम है? मुझे लगता नहीं कि जाटो वोटों पर कोई रावण का इतना व्यापक प्रभाव है कि उसको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए, या मायावती के सामने खड़ा किया जाए, या दूसरे दलों के सामने एक चुनौती के रूप में वो खड़ा होने की क्षमता भी रखता है। नगीना में भी जो सीट निकली है, वो मीम भीम वाला जो एक समीकरण था या नारा था, जो आजकल ये असदुद्दीन ओवैसी लिए घूम रहे हैं,
उसकी वजह से वो जीते हैं, और एक बार तो हार चुके हैं, एक बार हार चुके, एक बार जीत गए हैं। तो इतना दम मुझे लगता नहीं है। अब स्ट्रेटेजी क्या है, अगर कोई है तो वो कम से कम राजनीति का विद्यार्थी होने के बावजूद मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उद्दंडता कोई भी करे और एक लिमिट के आगे कोई भी बढ़कर के इस तरह की कारगुजारी करे, एक्शन उस पर होना ही चाहिए, उसको लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। इसके मैसेज बहुत गलत जाते हैं।